तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था, जहाँ से वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ पे छोड़ा था? रिलेटिव ग्रोथ रेट पर। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हो, ये कैसे अलग है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट या फिर जो नॉर्मल ग्रोथ रेट है उससे ये कैसे अलग होता है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव का मतलब है यहाँ पर हम किसी चीज के रिलेशन में या किसी चीज से कंपेयर करेंगे हमारे ग्रोथ रेट को। तो हम किससे कंपेयर करते हैं? इनिशियल साइज से। सो जो ऑर्गन का इनिशियल साइज है, अगर हम ग्रोथ रेट को उससे कंपेयर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू इनिशियल साइज, जो भी इनिशियल साइज रहा होगा उससे जब हम कंपेयर करते हैं तो वही बन जाता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट को, वो ये होता है फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये तो हमारा नॉर्मल ग्रोथ रेट ही निकालते हैं, बट इसमें एक पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इनिशियल साइज से। तो ये जो पैरामीटर है इनिशियल साइज, यहाँ पे ये एडिशनल आ जाता है। जैसे ही एडिशनल आता है तो ये हमारा रिलेटिव ग्रोथ रेट हो जाता है। रिलेटिव ग्रोथ रेट हम कंपेयर कर पाते हैं कि जो ओरिजिनल साइज था उसके कंपैरिजन में कितना गुना या उसके रिलेशन में कितना नया मटेरियल यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ है। तो हमारे लिविंग जो पार्ट था उसने कितना एफिशिएंटली उस टाइम में नया लिविंग मटेरियल बनाया है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक रूट है जिसकी लेंथ है 10 मिलीमीटर्स। एक दिन के अंदर उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो बढ़कर हो जाती है 12 मिलीमीटर्स। एक दिन के अंदर ये हो जाता है 12 मिलीमीटर्स। तो अब इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। पर डे इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट कितनी है? फाइनल साइज है 12 मिलीमीटर्स, इनिशियल साइज है 10 मिलीमीटर्स, डिवाइडेड बाय टाइम यानी पर डे, मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल साइज 10 मिलीमीटर्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 2 मिलीमीटर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीमीटर्स। इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 पर डे। मतलब हर दिन इनिशियल साइज का कितना गुना इंक्रीज होता है, हमारा कितनी ग्रोथ होती है हर दिन इनिशियल साइज के 0.2 टाइम्स इनिशियल साइज के ये ग्रो करता है। रिलेटिव ग्रोथ रेट को हम फ्रैक्शन के अलावा परसेंटेज में भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट को आपको परसेंटेज में मेजर करना है, फ्रैक्शन में मेजर नहीं करना, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास में रिलेटिव ग्रोथ रेट हो जाएगा 20% पर डे। मतलब जो इनिशियल साइज था हर दिन उसका 20% ये ऐड ऑन होता जा रहा है। तो इनिशियल 10 था, इसका 20% 2 होगा। तो हर दिन मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में इसने इतना अपने अंदर में इंक्रीज कर लिया है, 20% इसने एक दिन में इंक्रीज कर लिया है। तो ये हो गया रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है उससे हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने टाइम्स हुआ है, या कितने इनिशियल साइज का कितना ज़्यादा टाइम्स हुआ है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास में एक क्लास उसमें 2 बच्चे हैं, ए और बी। जो ए बच्चा है उसके जर्नली 50 मार्क्स आते थे हर टेस्ट में। उसके जर्नली कितने मार्क्स आ रहे हैं? 50 मार्क्स। जबकि जो बी है उसके हर टेस्ट में 80-85 मार्क्स आते हैं, 85 मान लो इसके एवरेज मार्क्स हैं। अब यहाँ पर एक मेजर टेस्ट होता है जिसके अंदर में इसने कितना स्कोर किया? 90। सेम यहाँ पर इसने भी क्या स्कोर किया? 90। इसने भी 90 स्कोर किया, इसने भी 90 स्कोर किया, मतलब स्कोर तो दोनों का सेम है। बट इस पर्टिकुलर टेस्ट में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसने किया है?
ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है जिसने 50 से 90 मार्क्स अचीव किए हैं। 85 से 90 वाले ने कंपैरिजन में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे, क्योंकि उसने 50 से 90 मार्क्स तक लेकर के वो चीज़ों को आया है। तो स्टार्टिंग में मार्क्स कम थे उससे इतना बढ़ाना ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि जबकि स्टार्टिंग में मार्क्स ज़्यादा थे उससे 90 बढ़ाना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसी को हम लिविंग सेल के रिस्पेक्ट में देखें। मान लो हमारे पास में यहाँ पर 2 मिलीमीटर्स की रूट लेंथ है और इधर 6 मिलीमीटर्स की रूट लेंथ है। अब क्योंकि ये 2 मिलीमीटर्स का है तो यहाँ पर सेल का नंबर भी कम होगा, जबकि यहाँ पे सेल का नंबर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे। अब मान लो एक दिन के अंदर में या एक फिक्स्ड टाइम के अंदर में इसकी ग्रोथ भी 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। एक दिन में इसकी ग्रोथ भी 1 मिलीमीटर बढ़ती है और इसकी ग्रोथ भी 1 मिलीमीटर बढ़ती है। ये भी 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है और ये भी 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है एक दिन के अंदर। तो इसका मतलब इसने भी नए सेल बनाए हैं और इसने भी नए सेल बनाए हैं, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ज़्यादा नए सेल किसने बनाए हैं? इसके पास पहले ही इतने कम सेल थे। इतने कम सेल से इतने सेल बनाना ज़्यादा मुश्किल है, बजाय इतने सारे सेल होने के बाद भी इसने क्या किया है, सिर्फ इतने ही सेल बनाए हैं। मतलब बराबर किसके सेल बनाए? इसके बराबर सेल बनाए हैं। मतलब ग्रोथ यहाँ पर रिलेटिवली कम हुई है। पहले से इसके पास इतने सेल थे, इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था नए सेल बनाने का, बट इसने इतने ही सेल बनाए हैं। जबकि इसके पास कम सेल थे फिर भी उसने इतने सारे सेल बनाए हैं। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ये बताता है कि इनिशियल कितने सारे सेल थे, उन्होंने कितना एफिशिएंटली डिवाइड करके नए सेल प्रोड्यूस करने में हेल्प किया है। इसी वजह से रिलेटिव ग्रोथ रेट को हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी बुलाते हैं, क्योंकि ये एफिशिएंसी बताता है कि हमारा पुराना लिविंग मटेरियल, पुराने सेल डिवाइड होकर कितने अच्छे से नए सेल कितने एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको हम रिलेटिव ग्रोथ रेट को एक और नाम देते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स मतलब एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। किसी प्लांट मटेरियल का एबिलिटी कि वो कितने नए सेल बना सकता है, कितना नया प्लांट मटेरियल बना सकता है कंपेयर टू जितना पहले से प्रेजेंट है। तो ये एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहलाता है। एफिशिएंसी इंडेक्स की मदद से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं दो ग्रोथ्स के बीच में। अगर 2 ऑर्गन्स हैं, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, वहाँ पर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, तो उनका कंपैरिजन भी बहुत ईजी होता है। जैसे जो एनसीईआरटी में दिया है हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पत्ते दिए हुए हैं, ए पत्ता और बी पत्ता। तो ए पत्ते के पास में मान लो इनिशियल साइज था ठीक है। ए पत्ते का इनिशियल साइज कितना है? ए पत्ते का इनिशियल साइज है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि बी पत्ते का इनिशियल साइज क्या है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में इसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया और बना लिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका नया वाला साइज एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम के बाद में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। सेम टाइम के अंदर, इसी टाइम के अंदर में ये जो बड़ा वाला पत्ता था जो 50 सेंटीमीटर का था, इसने भी अपने अंदर में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड कर लिया और इसका साइज कितना हो गया फाइनली? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका कितना हो गया? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसने भी अपने अंदर बढ़ाया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसने भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाया है। अगर इसको माइनस करें दोनों को तो कितना बढ़ा है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को भी माइनस करें तो कितना बढ़ा है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम टाइम में दोनों सेम बढ़ा है, मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो सेम आएगी। अगर हम दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखें तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, जितना भी टाइम हमने कंसीडर किया होगा। मान लो 1 दिन कंसीडर किया है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। ये दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी।
बट दोनों की जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो अलग अलग होगी। इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट कुछ अलग आएगी, इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट कुछ अलग आएगी, क्योंकि हम इसके लिए इस ग्रोथ रेट को इसके इनिशियल साइज से डिवाइड करेंगे और इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने के लिए हम इसके इनिशियल ग्रोथ रेट को इसके इनिशियल साइज से डिवाइड करेंगे। तो इसका इनिशियल साइज कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे और इनिशियल साइज कितना है 5। तो इनिशियल साइज भी 5 सेंटीमीटर है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो वैल्यू आएगी, ये कट गया 100% पर डे। हर दिन अपने साइज का, मतलब इस दिन एक दिन में इसने अपना साइज कितना बढ़ा लिया है, अपने ओरिजिनल साइज के 100%। जबकि यहां पर क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे या 1 डे, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक दिन में बढ़ाया है और इनिशियल साइज कितना है 50। तो ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर 0.1 इंटू 100%, 10% इन अ डे। अपने इनिशियल साइज का कितना बढ़ गया है 10% इंक्रीज हुआ है एक दिन के अंदर। तो ये हमने कुछ रिलेटिव ग्रोथ रेट के न्यूमेरिकल्स देख लिए। इस तरह के कंपैरिजन वैल्यूज आ जाती हैं जिसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना होता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट कंपेयर करना होता है और उनको दोनों को आपस में कई बार कंपेयर करना भी रहता है। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है कि अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहाँ पर दिखाई देती है। भाई अभी तक हमने बता दिया है कि अर्थमेटिक ग्रोथ जो होती है उसकी क्या फीचर्स होते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं, उनकी इक्वेशन कैसे बनती है, किसमें हम ग्रोथ रेट का यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हम रिलेटिव ग्रोथ रेट का इस्तेमाल करते हैं उसकी इक्वेशन के दौरान। अब ये होते कहाँ पर हैं, कहाँ पर ये हमें देखने को मिलेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारा हर एक सेल डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रिटेन करता है। एक ऐसा सेल जहाँ पे हमारा जो सेल है हर एक सेल डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो अगर हम इनिशियल डेवलपमेंट देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनिशियल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जाइगोट से। हमारे पास में एक सिंगल सेल होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, जो कि गैमीट्स के फ्यूजन से बना है। ये जाइगोट डिवाइड करता है 2 सेल स्टेज बनाने के लिए। जाइगोट डिवाइड होकर के धीरे धीरे एम्ब्रियो बनाने वाला है, लेकिन जो एम्ब्रियो बनेगा वो जाइगोट के डिवीजन से बनेगा। इनिशियली जब जाइगोट डिवाइड करता है और नए सेल बनाता है तो हर एक नए सेल के पास में क्या कैपेबिलिटी होती है, डिवीजन कैपेबिलिटी। इसको हम हरे कलर से कर देते हैं जिसके पास डिवीजन कैपेबिलिटी है। ये फिर से डिवाइड करेगा और डिवाइड करके 4 सेल बना देगा और हर एक सेल के पास में क्या है, डिवीजन कैपेबिलिटी। इनिशियली सारे सेल के पास डिवीजन कैपेबिलिटी होती है। फिर ये डिवाइड करेगा और 8 सेल बनाएगा। इन सब के पास भी अभी क्या है, डिवीजन कैपेबिलिटी। तो इस तरह से जो इनिशियल डिविजन्स होते हैं, जितने भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में जो बिल्कुल इनिशियल पार्ट होता है जाइगोट से फ्यू सेल स्टेज एम्ब्रियो जब बन रहा होता है, तो इस टाइम पे हर एक सेल के पास जो नया सेल बनेगा वो डिवीजन कैपेबिलिटी शो करेगा। इसीलिए ये ग्रोथ फेज कैसा हो जाएगा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ फेज। ज्योमेट्रिक ग्रोथ फेज। लेकिन एक बार ज्योमेट्रिक ग्रोथ फेज खत्म हो जाता है, जब एम्ब्रियो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो उसके सेल डिवाइड हो जाते हैं। कुछ सेल डिवीजन कैपेबिलिटी रिटेन करते हैं अब, और बाकी सेल डिवीजन करना बंद कर देते हैं। वो अपने अंत में डिवीजन स्टॉप हो जाता है वहाँ पे। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो और बड़ा होता जाएगा तो डिवीजन डिवाइड हो जाएगा। कुछ सेल डिवाइड करेंगे, कुछ सेल डिवाइड नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे कुछ सेल डिवाइड कर रहे हैं टिप वाले पोर्शन पे, तो ये अभी भी डिवीजन कैपेबिलिटी है इनके पास में, ये डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाले सेल हैं जिनको कलर नहीं किया गया, ये डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये वाली फेज क्या कहलाएगी अब, अर्थमेटिक फेज। तो हमारे एम्ब्रियो बनते टाइम अर्थमेटिक फेज भी आता है और ज्योमेट्रिक फेज भी आता है। इनिशियली बात करें तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक फेज ही आता है, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे अर्थमेटिक फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा एम्ब्रियो बनते टाइम किस टाइम पर कौन सा फेज दिखाई पड़ता है, इसकी बात हमने
कर ली। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ग्रोथ के बाद में, कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ को करवाने के लिए एक प्लांट को कई सारी कंडीशंस की ज़रूरत होती है, कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मिल करके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अगर वो फैक्टर्स सारे अप्रोप्रिएट कंडीशन में, अप्रोप्रिएट वैल्यू में प्रेजेंट हैं, तभी ग्रोथ दिखाई पड़ती है, अदरवाइज ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती है। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशंस फॉर ग्रोथ, कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। कुछ तो जनरल कंडीशंस होती हैं और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक है। इसमें सबसे पहला आता है जो प्लांट के लिए बहुत स्पेसिफिक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर। प्लांट की ग्रोथ में वाटर का कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वाटर क्या क्या काम करता है प्लांट की ग्रोथ को करवाने के लिए, वो आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला है वाटर प्लांट्स की एक्सपेंशन को करवाने में हेल्प करता है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के ऊपर में क्या लगा होता है, प्लांट सेल के ऊपर एक मोटी सी रिजिड सेल वॉल होती है। यहाँ पे एक रिजिड सेल वॉल होती है। अगर हमारे पास किसी सेल के ऊपर एक बहुत ही मोटी रिजिड सेल वॉल है तो उसको एक्सपैंड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल वॉल को बाहर की तरफ ढकेलना पड़ेगा, इसको बाहर की तरफ पुश करना पड़ेगा। जब इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपैंड होगा सेल वॉल और सेल को रूम मिलेगा ग्रोथ करने का। अब सेल वॉल को पुश करना अंदर से बाहर की तरफ कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए सेल क्या करता है, अपने अंदर वाटर एक्यूमुलेट करता है, बाहर से वाटर एक्यूमुलेट कर लेता है और वाटर एक्यूमुलेट करने के बाद में ये जो एक्सेस वाटर है ये सेल को बाहर की तरफ, सेल वॉल को प्रेशर लगाना स्टार्ट करता है। अब जब सेल बाहर की तरफ प्रेशर झेलेगा तो ये टर्जिड सेल हो जाएगा। ऐसा सेल जिसके ऊपर में बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है वो जाता है टर्जिड सेल। वो क्या हो जाता है, टर्जिड सेल, जिसके ऊपर सेल वॉल पर एक एडिशनल प्रेशर ऐड ऑन हो रहा है। और टर्जिडिटी की वजह से हमारा जो सेल है, सेल वॉल है, वो एक्सपैंड करेगा। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ग्रोथ या फिर एक्सपेंडिंग ग्रोथ, एक्सटेंशन ग्रोथ। और जब एक्सटेंशन ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद में ही सेल एक्चुअली ग्रो कर सकता है। उसको रूम मिल गया, फिर वहाँ पे नया मटेरियल वो सिंथेसाइज करेगा, यहाँ पे नया मटेरियल बना लेगा और एक्चुअल ग्रोथ हो जाएगी। इसी तरह से पहले वो अपने साइज को, टर्जिडिटी को बढ़ाता है। पहले क्या बढ़ाता है, टर्जिडिटी को। टर्जिडिटी यानी टर्गर प्रेशर, अंदर से बाहर की तरफ जो पुश लग रहा है उसी को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो पहले टर्जिडिटी को बढ़ाता है, सेल थोड़ा सा डायलेट होता है, फैलता है, और जैसे ही उसको रूम मिलता है वो नया मटेरियल सिंथेसाइज करके नया प्रोटोप्लाज्म बना लेता है। फिर उसके बाद में एक्चुअल ग्रोथ कर लेता है, फिर अपने आप को एक्सटेंशन ग्रोथ करेगा, टर्जिडिटी बढ़ाएगा, फिर से प्लाज्मा सिंथेसाइज करेगा। तो जो वाटर है वो एक्सटेंशन ग्रोथ प्रोवाइड करता है, जो स्टार्ट है एक्चुअल ग्रोथ का। दूसरा काम एक और वाटर करता है, वो है जो सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं, वो कहाँ पर चल रही होती हैं भाई, साइटोप्लाज्म में। हमें आपको पता है कि भाई साइटोप्लाज्म में ही वो साइट है जहाँ पे एक सेल में चलने वाली, एक सेल में पाई जाने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस वहीं पर होती हैं। और हमारा साइटोप्लाज्म किसका बना है, बहुत हद तक वाटर का, ज़्यादातर कंपोनेंट इसमें वाटर ही होता है। तो ये जो वाटर का स्टेटस है, किसी सेल में वाटर कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, वो डिसाइड करता है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो कितने एफिशिएंटली वर्क कर रही हैं, वो कितना एफिशिएंटली परफॉर्म हो रही हैं एफिशिएंसी के साथ। तो इसको बोलते हैं वाटर लेवल। अगर एक प्लांट का या फिर एक सेल का, वो डिसाइड करता है कि सेल के अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कितनी अच्छी तरीके से चल रही होंगी, एंजाइमेटिक रिएक्शंस कितनी अच्छी तरीके से चल रही होंगी। दूसरा जो फैक्टर है वो है न्यूट्रिएंट्स। अब भाई न्यूट्रिएंट्स ही वो चीज़ है जो हमें एनर्जी देता है। न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के हम एनर्जी ड्राइव करते हैं, हम खाना खाते हैं, उसको तोड़ के ही एनर्जी मिलती है। इसी तरह से प्लांट के बॉडी में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे वो एनर्जी ड्राइव करता है। तो दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स के लिए दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स
और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में इनको नीड होती है। तो जो भी लार्ज क्वांटिटीज में जिनकी नीड होती है प्लांट बॉडी को, उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जिन भी न्यूट्रिएंट्स की कम क्वांटिटी में, लोअर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है एक प्लांट को, उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कई सारे काम करते हैं। पहला तो यही हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। दूसरा होता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमने ये न्यूट्रिएंट्स मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हीं को कंबाइन करके हम अपने प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस करते हैं। प्रोटोप्लाज्म में जो भी चीज़ है, चाहे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, इनका सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होगा? इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो यही तो न्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं। ये जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हीं को जोड़ जोड़ के हम बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, और उन बायोमोलिक्यूल्स को इकट्ठा करके हम प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स का काम करते हैं। प्रोटोप्लाज्म में जो मटेरियल्स बनने वाले हैं जितने भी, उनका रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का दो काम हो गया, एनर्जी एंड प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस। तीसरा होता है ऑक्सीजन। किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म को, चाहे हायर प्लांट हो चाहे हायर एनिमल हो, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि वो फूड को ऑक्सीडाइज कर सके। एनर्जी ड्राइव करने के लिए, फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें फूड को ऑक्सीडाइज करना होता है, उसको तोड़ना होता है। जब वो टूटता है तो एनर्जी निकलती है, और जब एनर्जी निकलती है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एटीपी में। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हायर ऑर्गेनिज्म होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको तोड़ देते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ने के बाद में यहाँ पे एनर्जी निकलती है, जिसको हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो यही प्रोसेस करवाने का काम करता है, फूड को ब्रेक करके एटीपी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमें इस एनर्जी ड्राइविंग प्रोसेस के लिए, जिसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, खाने को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ के एनर्जी निकाल रहे होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। एक और इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत हद तक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग को, उसकी ग्रोथ को डिफाइन कर सकता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही ग्रो कर पाते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक टेम्परेचर रेंज होता है, जिस रेंज के अंदर में वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, और उस रेंज के बाहर पे, चाहे हम कम टेम्परेचर की बात करें या उस रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें, वहाँ पे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जैसे हर ऑर्गेनिज्म का एक टेम्परेचर रेंज रहता है, उसी तरह से प्लांट्स का भी हर एक प्लांट का अलग अलग रहता है, और टेम्परेचर रेंज ऑप्टिमम रहेगा तो बेटर ग्रोथ आएगी, अदरवाइज बेटर ग्रोथ नहीं आएगी। तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर रेंज जो होती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हमें क्या दिखाई पड़ता है? बेटर ग्रोथ दिखाई पड़ती है, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो ये हमारे पास में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी हैं जो प्लांट ग्रोथ के कुछ स्पेसिफिक टाइम को रेगुलेट करते हैं। वो नॉर्मली तो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करते हैं, बट जब कुछ स्पेसिफिक टाइम आता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं ग्रोथ के टाइम पर, तो उनको कंट्रोल करने का वो काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल सिग्नल, ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल सिग्नल जो होता है वो हमारे सीड जर्मिनेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। तो जब सीड जर्मिनेशन होना होता है, तो सीड जर्मिनेशन को डिसाइड किया जाता है कि रूट और शूट का जो ओरिजिन है, रूट हमेशा अंदर की तरफ जानी चाहिए और जो शूट है वो हमेशा बाहर की तरफ जानी चाहिए। तो जो रूट और शूट का ओरिजिन होता है वो हमारा ग्रेविटी डिसाइड करती है कि किस तरफ सिग्नल होता है, उसी से वो डिसाइड होता है। छठा होता है लाइट या सनलाइट। तो जो सनलाइट होता है वो भी कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ग्रोथ को, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ग्रोथ को डिसाइड करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग। फ्लावर के प्रोडक्शन में, फ्लावर के ग्रोथ के टाइम पर
सनलाइट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि फ्लावरिंग किस टाइम पर होगी, कितने बेटर तरीके से होगी, वो सनलाइट का पैरामीटर ही डिसाइड करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। एक और है ग्रेविटी और लाइट कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रेविटी सीड जर्मिनेशन के टाइम पर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और लाइट जो है फ्लावरिंग के टाइम पर, फ्लावरिंग डिसाइड करती है कि किस टाइम पर फ्लावरिंग होने वाली है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया ग्रोथ के बारे में हर चीज़, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ किस तरह से होती है, प्लांट ग्रोथ के मॉडल्स जो होते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मॉडल्स, फिर उसके बाद में कंडीशंस फॉर ग्रोथ। अब हम चलते हैं दूसरी, ग्रोथ के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है डिफरेंशिएशन। जो सेकंड चीज़ है ग्रोथ के अलावा, सेकंड इवेंट है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी इमैच्योर सेल का अपने अंदर में मॉडिफिकेशन लेकर के आता है वो, और मॉडिफाई होकर के एक डिफरेंशिएटेड सेल या मैच्योर सेल बन जाता है जो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो फंक्शन करने के लिए एक सेल को पहले अपने अंदर में कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, और उन्हीं सारी मॉडिफिकेशंस को मिला करके हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एक बार जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है तो जो मैच्योर सेल हमें मिलता है उसको हम डिफरेंशिएटेड सेल भी बोल सकते हैं। देखो कोई भी सेल है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ये मान लो हमारे पास में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन चलता है, कॉन्टिन्यूसली ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करके यंग सेल बनाता रहता है, नए सेल। अब मान लो ये नया सेल है, बिल्कुल यंग सेल है जो डिफरेंशिएट होने वाला है, मतलब ये आगे अब डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन ये डिफरेंशिएट होगा, और डिफरेंशिएट होकर के मैच्योर, परमानेंट और डिफरेंशिएटेड सेल बनाएगा। ये यंग सेल क्या करता है, अपने अंदर में मॉडिफिकेशंस लेकर के आता है। ये यंग सेल क्या करता है, अपने अंदर मॉडिफिकेशंस, पहले तो अपना साइज बढ़ाता है, और साइज बढ़ाने के बाद में अपने आप को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई यानी डिफरेंशिएट करना। लेकिन डिफरेंशिएट करते टाइम ये किस किस चीज़ों में चेंज लाता है, पहला तो इसका सेल वॉल चेंज हो जाएगा, और सेल वॉल के अलावा इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, जो अंदर का मटेरियल है सेल के अंदर, वो भी चेंज कर लेगा। तो सेल वॉल में भी चेंज दिखाई पड़ेगा और प्रोटोप्लाज्म में भी अपने अंदर चेंज लाएगा। और दोनों तरह के चेंज लाने के बाद में ये एक पर्टिकुलर शेप, साइज, फंक्शन को अटेन कर लेगा। मान लो यहाँ पे इसने ये फंक्शन, ये शेप अटेन कर लिया है, तो एक पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, और उसी शेप और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये कुछ फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो जो भी शेप और स्ट्रक्चर इसने अपना अटेन किया है, बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये जो सेल है इसको बुलाया जाता है मैच्योर सेल, जो कुछ काम करता है, या फिर डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल, जैसे एक एग्जांपल हम बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन में किस तरह के चेंजेस होते हैं। मान लो हमारे पास में कोई जाइलम का सेल बनने वाला है, जाइलम की ट्यूब बनने वाली है। अब जाइलम का काम होता है प्लांट्स के अंदर पानी को सॉइल से उठा करके लीव्स तक ले जाना। अगर कोई सेल को पानी को सॉइल से उठा करके लीव्स तक ले जाना है तो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शो करना चाहिए, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। तो जो ट्रेकरी एलिमेंट्स होते हैं, या फिर जो जाइलम के पानी कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनकी शेप कैसी है, मान लो जाइलम वेसल की हम बात कर रहे हैं, तो ये ट्यूब लाइक नेचर का है। तो पहले तो इसने अपना शेप को मॉडिफाई किया। दूसरा, अपने अंदर सेल वॉल के अंदर भी मॉडिफिकेशन लाएगा। अगर किसी सेल को पानी कंडक्ट करना है, बहुत ऊपर तक पानी कंडक्ट करना है, तो उसकी जो सेल वॉल है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, ताकि वो वाटर के प्रेशर में कोलैप्स ना हो जाए या फिर बर्स्ट ना हो जाए। तो जो ट्रेकरी एलिमेंट्स हैं, जो जाइलम के एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, अपनी सेल वॉल को बहुत ही मोटा बना लेते हैं, अपनी सेल वॉल को बहुत ही थिक बना लेते हैं। इस तरह की थिक वॉल देखने को मिलेगी फिर यहाँ पे, इस साइड से भी मतलब हर साइड से ये ऐसे थिक वॉल डेवलप कर लेगा। अपने प्रोटोप्लाज्म में भी ये चेंज लेके आएगा। भाई अगर यहाँ से वाटर का मूवमेंट करवाना, इसका काम क्या है, सिंपल वाटर का मूवमेंट करवाना। तो वाटर का मूवमेंट ज़्यादा अच्छा तब हो पाएगा जब ये सेल जो बीच से खाली होगा। अगर इसके बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, तो वो रेजिस्टेंस फेस करेगा वाटर के मूवमेंट में। इसीलिए क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म को
डिसॉल्व कर देता है और अंदर से खोखला हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है। तो इसने अपने सब प्रोटोप्लाज्म को भी मॉडिफाई कर लिया, अंदर से खोखला हो गया। अब ये दोनों मॉडिफिकेशन करने के बाद में, सेल वॉल में मॉडिफिकेशन करने के बाद में, साइटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन करने के बाद में हमें मिलता है एक ट्रेकरी एलिमेंट। ट्रेकरी एलिमेंट जाइलम का वो सेल है, वो एलिमेंट है जो पानी कंडक्ट करता है, वाटर के मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। ये हमने एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से जो भी सेल को जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो अपने अंदर उसी अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन लेकर के आता रहता है। ये जो हमारे पास में मैच्योरेशन के बाद में सेल बनते हैं, इन सेल से हमें परमानेंट टिश्यू ड्राइव होता है। ये जो मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल हैं, यही हमारे परमानेंट सेल्स होते हैं, मतलब ये आगे डिवाइड नहीं करने वाले। और ये परमानेंट सेल्स बनाते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। अब ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो मेरिस्टेम से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में प्लांट के अंदर में क्या होता है अभी, ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जितना भी प्रोसेस चल रहा है, स्टार्टिंग में प्लांट के अंदर में कौन सी मेरिस्टेम काम करती है? प्राइमरी मेरिस्टेम, जो कि लेंथ बढ़ाती है। प्राइमरी मेरिस्टेम यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये नए नए सेल बनाती जाती है और प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती जाती है। ये नए नए सेल बनाती जाएगी ऊपर नीचे की तरफ और प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करते हुए चली जाएगी, चाहे रूट की लेंथ हो चाहे वो शूट की लेंथ हो। ये दोनों ही मेरिस्टेम, चाहे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें या फिर यहाँ पे हम रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, ये दोनों ही मेरिस्टेम क्या कहलाती हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम इसलिए क्योंकि ये लाइफ में, प्लांट की लाइफ में पहले दिखाई पड़ती हैं, अर्ली डेवलपमेंट के दौरान ओरिजिनेट करती हैं। और इनका काम क्या होता है? लेंथ को बढ़ाना। लेंथ का बढ़ना प्लांट में बोला जाता है प्राइमरी ग्रोथ। तो ये प्राइमरी ग्रोथ करवाती हैं, लेंथ को बढ़ाती हैं। और जो पीछे इन्होंने सेल छोड़े हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये सारे के सारे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं जो डिफरेंशिएशन से बने हैं। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के बाद में अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप जो प्लांट डिफरेंशिएशन के टाइम पर यूनिक होते हैं। प्लांट के अंदर में सिर्फ प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं होता। प्राइमरी मेरिस्टेम ने तो प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज कर दी, लेकिन प्लांट के अंदर में एक और मेरिस्टेम होता है जो उसकी विड्थ को बढ़ाता है, जिसका नाम होता है लेटरल मेरिस्टेम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। अब जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? वो कुछ इस तरह से ग्रो करते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ऐसे कुछ इस तरह से डेवलप करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। पर अगर ध्यान से देखें तो जो ये पीछे वाले सेल हैं जो प्राइमरी मेरिस्टेम ने बनाए थे, ये पीछे वाले सेल, ये तो प्राइमरी परमानेंट सेल हैं, मतलब इनके पास तो डिवीजन कैपेबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, ये भी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं, तो इनके पास भी डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं है। अगर इनके पास डिवीजन कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो ये जो हमारे पास मेरिस्टेम डेवलप कर रहा है, जो डिवाइड कर सकता है, जिसके अंदर डिवीजन कैपेबिलिटी है, ये कैसे डेवलप करेगा? कौन सी चीज इसको डेवलप करेंगे? कौन से सेल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करने वाले हैं? क्योंकि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के पास तो कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो डिवाइड कर सके। ठीक है, तो यही यह बात होती है कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो प्लांट्स के लिए यूनिक होती है। प्राइमरी परमानेंट जो सेल हैं, जो ये डिफरेंशिएटेड सेल हैं, मैच्योर सेल हैं, इनके पास में एक कैपेबिलिटी होती है जो प्लांट्स के लिए यूनिक होती है। ये जो मैच्योर सेल हैं ये अपना डिफरेंशिएशन लूज कर सकते हैं। जितना भी डिफरेंशिएशन या मॉडिफिकेशन इनकी बॉडी में, इनके सेल में हुआ था, ये उसको लूज कर सकते हैं और लूज करके अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी को वापस से रीगेन कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज थे उनके कुछ सेल, सारे नहीं, कुछ सेल क्या करते हैं? अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी को रीगेन कर लेते हैं, अपने अंदर जितना भी मॉडिफिकेशन हुआ था डिफरेंशिएशन के दौरान उसको रिवर्स कर देते हैं और वापस से क्या बन जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
वापस से क्या बन जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड कर सकता है। इस बार जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है वो किससे बना है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज से, प्राइमरी परमानेंट सेल से, जिन्होंने अपना डिफरेंशिएशन लूज कर दिया, जिन्होंने अपना डिफरेंशिएशन रिवर्स कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, डी डिफरेंशिएशन। इन्होंने अपना डिफरेंशिएशन रिवर्स कर दिया, डी का मतलब खत्म कर दिया, डिफरेंशिएशन जो हुआ था उसको वापस से रिवर्स कर दिया है और वो किस में कन्वर्ट हो गए, मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर डिवाइडिंग सेल, ऐसे सेल जो अब वापस से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी इनके पास में आ चुकी है। जो स्टार्टिंग में लाइफ में डेवलप हुए थे मेरिस्टेम, इनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम आता है। लेकिन जो दोबारा से डी डिफरेंशिएशन के बाद में जो मेरिस्टेम बन रहे हैं, इनका नाम होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये लाइफ में बाद में डेवलप करते हैं। एक बार प्राइमरी मेरिस्टेम अब जब अपना काम कर लेता है उसके बाद ही इनका डेवलपमेंट हो सकता है। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं ये लेटरल मेरिस्टेम या फिर इनको कैम्बियम भी बोलते हैं हम, लेटरल मेरिस्टेम या इन्हीं का दूसरा नाम होता है कैम्बियम। दो तरह के लेटरल मेरिस्टेम होते हैं या फिर कैम्बियम होते हैं, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्क कैम्बियम। ये दो तरह के लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। अब चाहे सेकेंडरी मेरिस्टेम हो या प्राइमरी मेरिस्टेम हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक ही काम है कि उसके सेल डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके नए सेल कॉन्टिन्यूसली बनाते रहते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है तो ये भी ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन अब ये जो ग्रोथ करता है ये विड्थ की ग्रोथ कराता है। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो साइड वेज या लेटरल ग्रोथ कराते हैं, जिसको बोलते हैं विड्थ की ग्रोथ। और विड्थ की ग्रोथ होना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है, लेंथ की ग्रोथ होना प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, जिसको प्राइमरी मेरिस्टेम कराते हैं। और विड्थ की ग्रोथ होना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है, जिसको सेकेंडरी मेरिस्टेम परफॉर्म कराते हैं। अब कैसे ये ग्रोथ कराता है वो भी समझो भाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सिंपल सा काम है नए नए सेल बनाते जाना। ये भी डिवाइड होकर के नए सेल बनाएगा, यंग सेल। ये जो यंग सेल हैं कि ये आगे चल के फिर से डिवाइड करेंगे, ज़रूरी नहीं है, सारे सेल तो डिवाइड करते नहीं है। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम से भी यंग सेल बनने वाले हैं उनमें से सब डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो अब क्या करेगा, जो डिवाइड नहीं करेगा मेरिस्टेम से निकलने वाला सेल, वो अपने अंदर में वापस से कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर के आएगा, अपने सेल वॉल में मॉडिफिकेशन लेकर के आएगा, अपने प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन लेकर के आएगा और मॉडिफाई होकर के एक बार फिर से परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल का फॉर्मेशन करने वाला है। तो जो यंग सेल है ये अपने अंदर में क्या लेकर के आएगा, मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन ले आकर के कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर सेल में, डिफरेंशिएटेड सेल या फिर जिसको बोलते हैं परमानेंट सेल। तो जिसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं मैच्योर या फिर परमानेंट सेल। और परमानेंट सेल मिल करके परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी हमारे पास में दोबारा से परमानेंट टिश्यू मिल गया। लेकिन ये जो परमानेंट टिश्यू मिला है ये हमें किससे मिला है कि जो यंग सेल है इसके अंदर में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। अब देखो यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन पहले ही हो चुका है, यहां पे डिफरेंशिएशन तो एक बार पहले ही हो चुका है। तो अब की बार हम इसको क्या बुलाएंगे, रीडिफरेंशिएशन। मतलब ये दोबारा से डिफरेंशिएट हो रहा है सेल और डिफरेंशिएट होकर के परमानेंट सेल का, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब की बार जो डिफरेंशिएशन होता है इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। अब की बार इसको क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन के बाद में जो टिश्यू बनता है उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में भी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, क्योंकि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हमारा पहले ही बन चुका है। जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएशन से बना था और जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है वो रीडिफरेंशिएशन से बना है। जब दोबारा डिफरेंशिएशन होता है
सेकेंडरी मेरिस्टेम के नए सेल्स के अंदर में जब दोबारा डिफ्रेंसिएशन होता है तो क्या बनता है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। तो प्लांट का जो डिफ्रेंसिएशन है वो 3 स्टेप में होता है। पहला डिफ्रेंसिएशन, ये तो सबके अंदर होता है, ये तो हमारे अंदर भी होता है, नए सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रॉपर्टी है जहाँ पे परमानेंट सेल, प्राइमरी परमानेंट सेल अपना डिवीजन कैपेबिलिटी वापस से रीगेन कर लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल में, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का फीचर है, ये प्लांट्स के अलावा एनिमल्स में दिखाई नहीं पड़ता। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है प्लांट्स का, वो है डी डिफ्रेंसिएशन। डी डिफ्रेंसिएशन यानी उन्होंने अपना डिफ्रेंसिएशन के जो डिफ्रेंसिएशन था वो लूज कर दिया और वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो गए। सेकेंडरी मेरिस्टेम से फिर से नए सेल बनेंगे, फिर से डिवीजन होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रीडिफ्रेंसिएशन, जिसके बाद हमारा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ हैं, चाहे वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें, ये हमारे प्लांट में, अडल्ट प्लांट में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे मेरिस्टेम काम करता रहेगा तो मेरिस्टेम तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज़, वो बॉडी के अंदर में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जाएंगे। तो किसी भी टाइम पर एक अडल्ट प्लांट के अंदर में, अगर एक अडल्ट प्लांट है, मान लो ये बड़ा सा प्लांट है, तो इस अडल्ट प्लांट में ज़्यादा प्रपोर्शन किसका होता है? परमानेंट सेल्स का। मेरिस्टेमेटिक सेल सिर्फ साइड में प्रेजेंट होते हैं या फिर एपेक्स वगैरह पे प्रेजेंट रहते हैं। बाकी सब कुछ क्या होता है? परमानेंट सेल्स, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल याद कर लो। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेड्यूलरी रेज, प्राइमरी मेड्यूलरी रेज। ये जो मेड्यूलरी रेज हैं, यही वो पार्ट है जहाँ से सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट करते हैं, क्योंकि मेड्यूलरी रेज के जो सेल होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं, पेरेनकाइमेटस सेल होते हैं। तो जो मेड्यूलरी रेज के सेल हैं वो कैसे हैं? पेरेनकाइमेटस, लिविंग सेल होते हैं, जिनको हम पेरेनकाइमेटस बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। इन्हीं पेरेनकाइमेटस सेल का एक्चुअल में डी डिफ्रेंसिएशन होता है और ये डी डिफ्रेंसिएशन करके सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम के बाद में उसके डिवीजन से री डिफ्रेंसिएशन होता है और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज का भी एग्जांपल याद करो, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। कई बार वो पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो डी डिफ्रेंसिएशन के बाद बनता है। तो डी डिफ्रेंसिएशन के बाद में हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम लेटरल मेरिस्टेम बोले या फिर कैम्बियम बोले, जिसमें 2 तरह के कैम्बियम हमारे पास प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ऐसा भी पूछ सकता है कि री डिफ्रेंसिएशन से प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज बनते हैं? तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। तो ये प्लांट्स का जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत यूनिक टाइप का होता है। जैसे अगर हम प्लांट्स के डिफरेंशिएशन की बात करें, सिंपल सा प्राइमरी डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं बस। तो मान लो ये कि एक रूट है और रूट के अंदर में जो मेरिस्टेम है वो कंटिन्यूसली सेल को डिवाइड कर रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और डिवाइड करके पीछे की तरफ सेल बनाता जा रहा है। फेजेस ऑफ ग्रोथ में हमने इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ किया ही था, समझा भी था, जिसमें 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और उसके बाद में मैच्योरेशन फेज। लास्ट होता है सबसे डिस्टल वाला, सबसे प्रॉक्सिमल वाला, सॉइल के पास वाला, मैच्योरेशन फेज। अब ये जो मैच्योरेशन फेज है, यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के सेल दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उनका मैच्योरेशन अलग अलग तरीके से हो गया है और वो फंक्शन भी अलग परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे बाहर की तरफ हमारा है एपिडर्मिस, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके पास में रूट हेयर्स हैं जो वाटर को एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। बीच में जो प्रेजेंट है वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कंडक्ट करते हैं। मान लो जाइलम और फ्लोएम बीच में है जो पानी और खाने को कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे कॉर्टेक्स सेल होते हैं,
जो लिविंग सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स सेल, जो कि स्टोरेज वगैरह करवाने का काम करते हैं। इसके अलावा रूट अपने ऊपर एक और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करती है जिसका नाम है रूट कैप। रूट अपने ऊपर हमेशा एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करती है जिसका नाम होता है रूट कैप। ये रूट कैप का काम क्या होता है, जब सॉइल के अंदर रूट डीप पेनेट्रेट करती है, मतलब सॉइल के अंदर जब रूट का मूवमेंट होता है तो रूट का जो रूट एपिकल मेरिस्टेम पोर्शन है वो घिस ना जाए या फिर वो डैमेज ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए रूट के पास में क्या होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम वहाँ पे लगा हुआ रहता है। अब अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो जो भी रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये जितने भी सेल बने हैं मैचुरेशन जोन में, चाहे वो एपिडर्मिस की बात करें, चाहे वो कॉर्टेक्स की बात करें, चाहे वो जाइलम फ्लोएम की बात करें, क्या ये सारे के सारे सेल इसी रूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट हुए हैं? सारे के सारे सेल इन्होंने इसी ने बनाए हैं। और जब रूट एपिकल सेल ने नए सेल प्रोड्यूस करता है तो सारे सेल आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पर जितने भी सेल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल। फिर धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं और अपनी पोजीशन के बेसिस पे, जहाँ पर ये लोकेटेड हैं प्लांट पार्ट में, किस जगह पर ये लोकेटेड हैं, अपनी लोकेशन के बेसिस पे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से मैच्योर हो जाते हैं। जो सबसे बाहर की साइड होगा, सरफेस की तरफ होगा, वो किस में मैच्योर हो जाता है, एपिडर्मिस में। जो बिल्कुल बीच में होते हैं सेंटर में, वो जाइलम और फ्लोएम में मैच्योर हो जाते हैं। और जो इनके बीच में होते हैं वो कॉर्टेक्स में मैच्योर हो जाते हैं, फूड स्टोरिंग टिश्यू के बीच में मैच्योर हो जाते हैं। वहीं पर अगर रूट एपिकल मेरिस्टेम के आगे साइड या इससे भी दूर वाली साइड पे जो सेल पहुंच जाते हैं, वो सेल जो रूट एपिकल मेरिस्टेम के भी आगे पहुंच जाते हैं, वो मिल करके, वो जुड़ करके एक रूट कैप बना देते हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो कि है रूट कैप। अब यहां ध्यान से देखिए कि ये सारे सेल, चाहे वो कॉर्टेक्स का सेल हो, रूट कैप का सेल हो, एपिडर्मिस का सेल हो, जाइलम फ्लोएम का सेल हो, सब कुछ यहाँ पे बनाया किसने था, रूट एपिकल मेरिस्टेम के। और जब ये बनाता है तो सारे सेल एक जैसे बनाता है, आइडेंटिकल सेल बनाता है। फिर धीरे धीरे अपनी पोजीशन के बेसिस पे, उस पर्टिकुलर सेल की लोकेशन क्या है प्लांट बॉडी में, उस लोकेशन के बेसिस पे वो अपना फंक्शन मॉडिफाई कर लेता है। तो यहाँ पर एक सिंगल जगह से सिंगल टाइप के सेल पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होते हैं, अलग अलग फंक्शन में मॉडिफाई होते हैं। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन, जहाँ पे एक ही तरह के जो सेल होते हैं सारे, वो पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन अटेन कर पाए, उनको बुलाया जाता है ओपन टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्लांट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो किस तरह की होती है, ओपन टाइप की डिफरेंशिएशन होती है। प्लांट्स के सेल के पास चॉइस होती है, मतलब वो जिस पोजीशन पर जाएगा वैसा ही भेष धारण कर लेगा, वैसा ही फंक्शन करने लग जाएगा। अभी पिछली वीडियो की अगर हम बात करें, उसमें हम याद करें तो हमने बोला था कि प्लांट की ग्रोथ ओपन होती है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के दौरान उसकी बॉडी में कॉन्टिन्यूअसली पूरी लाइफ टाइम उसके बॉडी में नए सेल का प्रोडक्शन मेरिस्टेम सेल के द्वारा होता रहता है। तो जो मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं उनके सेल, और लगातार पूरी बॉडी के अंदर में नए सेल का एडिशन वो करते जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं ओपन डिफरेंशिएशन। इसी तरह से ओपन ग्रोथ, तो जो डिफरेंशिएशन है वो भी सेम इसी तरह का है। जितने भी सेल हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर अटेन कर सकते हैं पोजीशन के बेसिस पे, तो जो डिफरेंशिएशन है वो भी ओपन होता है। अभी हम आगे जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि प्लांट्स के अंदर में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है वो तक भी ओपन होता है। तो प्लांट का ग्रोथ भी ओपन होता है, डिफरेंशिएशन भी ओपन होता है, और लास्ट हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो डेवलपमेंट भी ओपन होता है। तो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है ग्रोथ और दूसरा डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का यहाँ पे सिर्फ बेसिक ओवरव्यू लेंगे, जो डेवलपमेंट हम एक्चुअल में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट माने कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम में जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन सारे इवेंट्स को अगर हम ऐड कर दें, उन सबका सम टोटल कर दें, तो सारे इवेंट्स को मिला करके बोला जाता है डेवलपमेंट। जब से वो पैदा होता है, उसके बर्थ के टाइम से उसके डेथ के टाइम तक जितने भी इवेंट्स उसकी लाइफ साइकिल में हो रहे होते हैं, उन सबको मिला करके उसका डेवलपमेंट बोला जाता है। डेवलपमेंट के अंदर में ग्रोथ भी आता है, डेवलपमेंट में ग्रोथ भी इन्वॉल्व रहता है, और ग्रोथ के साथ में डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व रहता है। तो डेवलपमेंट के अंदर दोनों स्टेप्स होते हैं।
ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, और ये दोनों मिल करके डेवलपमेंट बनाते हैं। अब डेवलपमेंट प्लांट्स का में कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं।